साथियों, गायनेकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सामान्य प्रसव नॉर्मल पार्चुरेशन का हम इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। साथियों, नॉर्मल पार्चुरेशन की 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर हम देखते हैं कि सर्विक्स का मुंह चौड़ा होना और ढीला हो जाना। यह प्रावस्था लगभग 4 से 24 घंटे होती है। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, जिसके अंदर पहला लक्षण हम देखते हैं कि सर्विक्स का मुंह चौड़ा हो जाता है और ढीला हो जाता है और भ्रूण अपने जन्म के लिए पोस्चर बना देता है, अर्थात इस समय वह अपना पोस्चर ले लेता है। उसका मुंह नीचे वेजाइना की तरफ, हाथ आगे की तरफ, पैर भी आगे की तरफ, इस तरह से वह पोजीशन बना लेता है ताकि वह आसानी से बाहर निकल सके। गर्भाशय के अंदर संकुचन शुरू हो जाते हैं और फर्स्ट वाटर बैग फूट जाता है, अर्थात फर्स्ट वाटर बैग बस्ट हो जाता है। और फर्स्ट वाटर बैग जो होता है वो कोरियन और अलेंटोइस झिल्लियों से मिलकर बना हुआ होता है और डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। दूसरी अवस्था देखें तो सेकंड स्टेज हम कहते हैं और यह 30 मिनट से 3 घंटे की होती है। पहली अवस्था हमने देखा 4 घंटे से 24 घंटे तक की हो सकती है, पूरे दिन भर तक हो सकती है, क्योंकि पहला वाटर बैग फूट जाए उसके पश्चात जरूरी नहीं है, समय लगता है। सेकंड स्टेज हम देखें तो 30 मिनट से 3 घंटे में हो जानी चाहिए। इस स्टेज के अंदर बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर बाहर महसूस होता है, मतलब आपको बर्थ कैनाल से बाहर नजर आता है। उसको हम वेजाइनल हाथ से पाल्पेशन करें तो बच्चे का सिर नजर आता है। गर्भाशय में संकुचन जारी रहता है और अब जो है वो अब्डोमिनल अर्थात उदरीय संकुचन भी शुरू हो जाते हैं ताकि बच्चा गर्भनाल के माध्यम से बाहर निकल सके। भ्रूण के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली सबसे लेटेस्ट, सबसे नजदीक में जो पाई जाने वाली झिल्ली अर्थात एमनियोन जो है, जिसे हम सेकंड वाटर बैग कहते हैं, वो फट जाती है। एमनियोन झिल्ली के नजर आने के 2 घंटे में बछड़े को जन्म हो जाना चाहिए। एमनियोन झिल्ली के नजर आने के 2 घंटे के अंदर बच्चे का प्रसव हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे केस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पशु जो है, जो फीटस है, वो दम घुटने से मर सकता है। आगे हम देखें तीसरी स्टेज, तो तीसरी स्टेज हम उसे 12 घंटे की कहते हैं, जिसमें प्लेसेंटा बछड़े से अलग होकर बाहर निकलता है, जिसे हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। प्लेसेंटा को हम पहले तो बछड़े से तो अलग कर ही देते हैं, फिर माता के जो भाग होता है उससे निकलकर ये बाहर निकलता है। अब ये प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ कहलाता है। गर्भाशय में उदरीय संकुचन जारी रहता है और गर्भाशय के नहीं उदरीय संकुचन और गर्भाशय के संकुचनों से आफ्टर बर्थ बाहर निकल जाता है। सामान्य रूप से 12 घंटे के अंदर प्लेसेंटा का बाहर निकलना जरूरी होता है। अगर नहीं निकल पाता है तो ऐसी कंडीशन को हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, जिसका अध्ययन हम बीमारियों के अंदर करेंगे, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर हम आगे देखेंगे। अब हम कुछ टिप्स, वन लाइन नोट्स देखते हैं कि प्रसव की थर्ड स्टेज तो इसे कहते हैं। फोर्थ स्टेज को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। इन्वोल्यूशन वह समय है जिसके अंदर गर्भाशय संकुचित हो जाता है और इन्वोल्यूशन का समय लगभग 25 से 30 दिन, 1 माह का होता है। आगे हम देखें सामान्य प्रसव को हम यूटोकिया कहते हैं, जबकि जो असामान्य या कष्टपूर्ण प्रसव को डिस्टोकिया कहा जाता है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। गाय के अंडाशय की आकृति ओवॉइड या अंडाकार होती है। बहुत सारी किताबों में इसे बादाम नुमा भी लिखा है, इसलिए इससे कंफ्यूज ना हो। गाय भैंस के अंदर ओवॉइड आकृति या अंडाकार होती है, जबकि भेड़ बकरियों के अंदर ये बादाम नुमा तक पाई जाती है। सुअर के अंदर ये गुच्छे नुमा होती है, अंगूर के गुच्छे नुमा। और कैमल में भी अंडाशय अंगूर के गुच्छे के समान होती है, जबकि घोड़ी के अंदर जो है अंडाशय की आकृति किडनी शेप होती है। प्रसव के बाद 5-7 दिन तक एक द्रव स्रावित होता रहता है, जिसे हम लोचिया कहते हैं। इसके अंदर यह पीले कलर का, पीले लाल कलर का होता है और इसके अंदर ब्लड मिक्स होता है, जो इसके द्वारा गर्भाशय के अंदर स्थित जो सफाई होती रहती है, जिसे हम लोचिया कहते हैं। कुतिया के अंदर लोचिया का रंग लाल रेडिश कलर का होता है। नर में निषेचन में असमर्थता कर पाना, नर निषेचन नहीं कर पाए तो इसे हम इपोन्शिया इम्पोटेंशिया जेरेंडाई कहते हैं। इसी तरह से हम देखें फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के एम्पुला भाग के अंदर होता है। साथियों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी के साथ हम अध्ययन कर लेते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ वुल और सिलेक्शन ऑफ वुल फॉर एआई पर्पस। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रिकॉर्ड किस तरह से हम वुल का एग्जामिनेशन करें, किस तरह से सांड का चयन किया जाए ताकि वो एआई के लिए सूटेबल रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड के आधार पर देखते हैं, तो वंशागति के आधार पर एवं रिश्तेदारों के आधार पर
सांड की मां का, सांड की संतति का दूध, सांड की बहन का दूध इत्यादि का निर्धारण किया जाता है, अर्थात उसके प्रीवियस, उसके जो पूर्वज है उनका अध्ययन, उसके कोलैटरल रिलेटिव अर्थात जो उसके कजिन्स हैं उनका अध्ययन, और इसी के साथ उनके बच्चों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम प्रोजेनी टेस्टिंग कहते हैं। रिकॉर्ड की अनुपलब्धता होने पर सांड की मात्रा का उच्चतम दूध की मात्रा ले जाता है, मतलब सांड की स्वयं का जो उच्चतम दूध की मात्रा है उसे हम रिकॉर्ड में लेते हैं। फिर अगला हम देखें हेल्थ ऑफ बुल, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, पहला हम जेनेटिक आधार देखते हैं, दूसरा हम हेल्थ ऑफ बुल लेते हैं। इसके अंदर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए जांच की जाती है। इसके लिए प्रमुख रूप से निम्न बीमारियों की जांच होती है, जैसे टीबी, ब्रुसेलोसिस, विब्रियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और पैराट्रिकोमोनासिस। लगभग इन सभी बीमारियों के अंदर हम देखते हैं अबॉर्शन पाया जाता है और अलग-अलग समय के अंदर अबॉर्शन होता है। साथियों, मेडिसिन के अंदर हम पुनः इन बीमारियों की चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं एंड्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन अर्थात नर जनन तंत्र का परीक्षण। तो हम पर रेक्टम एग्जामिनेशन करके हम देखते हैं, गुदादार परीक्षण करके देखते हैं, विभिन्न प्रकार के हाथ लगा के चेक करके देखते हैं कि तंत्र सही बना हुआ है या नहीं है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां इत्यादि चेक किया जाती है। इसके अलावा बाहर से टेस्टिस को चेक किया जाता है कि क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन तो नहीं है। क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन ये होती है कि एक या एक से अधिक जो वृषण है वो वृषण कोश में अगर नहीं पहुंच पाए तो हम इसे क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन कहते हैं।